वेलकम अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड फेज़ है वह 29 जून से प्रारंभ हो चुका है। तो मेरे पास 30 जून का रिव्यू है और यह महाराष्ट्र का रिव्यू है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का रिव्यू शेयर कीजिए, और अभी मेरे पास नोएडा का भी रिव्यू है, तो उसको भी आई थिंक शाम तक शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो हम बात करेंगे कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट थे और कौन कौन से ऐसे पॉइंट रहे जिससे कैंडिडेट को वहाँ से बाहर कर दिया गया, और डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम उन कैंडिडेट के लिए आई, और आरटीपीसीआर क्या है, उससे संबंधित क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सभी पॉइंट पर आज हम बात करेंगे। तो ये जो कैंडिडेट थे मेरे से पहले से ही कॉन्टैक्ट में थे। तो इन्होंने क्या था कि आप यहाँ से देख सकते हैं, हेलो सर आपने तो कहा था। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट के लिए सेम प्रॉब्लम आई थी जब उन्होंने अपना रिटेन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। जब उनके लिए सेकंड फेज़ के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला था, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे उनके सामने क्या रहा था कि उनका जो सेकंड फेज़ के लिए जो उन्होंने अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन किया, तो उनका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड दिखा रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट उस पॉइंट को लेकर काफ़ी डाउट में थे। तो मैंने उनसे साफ ही कह दिया था कि आप बिल्कुल टेंशन ना लो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इन्होंने यही मुझसे क्वेश्चन पूछा था, उनका भी यही सीन रहा था। इनका भी ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स फिल हो चुके थे सेकंड स्टेज के लिए। तो इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इनसे साफ साफ बोल दिया बिल्कुल टेंशन ना लें। यदि आपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट स्टेज के लिए सेम भरे हैं, और जिससे कि आपका सेम का मतलब मेरा यह है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है वही आपने डॉक्यूमेंट्स इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वह अपलोड किए, तो कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या था कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एक नोटिफिकेशन आया था, आज से उसके जो रजिस्ट्रेशन है प्रारंभ हो चुके हैं। तो उसमें क्या था कि मैंने बहुत सारी डिटेल्स बताई थी। तो उन्होंने वो वीडियो भी वॉच की थी, तो उन्होंने इस वीडियो को देखकर कहा था कि आपने तो इस वीडियो में बोला है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने इनसे बोला था कि उन कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम होगी जिन्होंने गलत जानकारी दी और पूरी तरह से कोई जानकारी नहीं दी। आप बिल्कुल टेंशन ना लो और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बिल्कुल किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सर मैं ये कह रहा था कि बच्चे का फिजिकल 30 जून को, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका जो फिजिकल था 30 जून को था, और दहानू में महाराष्ट्र में था, और यह हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इनकी जो ट्रेन थी वह 27 तारीख की थी। आप यहाँ से देख सकते हैं, सर मेरी 27 की ट्रेन है, और उन्होंने 4 दिन पहले की आरटीपीसीआर। तो फिर बच्चे ने 25 को सैंपल दिया था, तो उस दिन वाली चल जाएगी क्या सर? तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे यही डाउट होते हैं, और होनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं आप इतनी मेहनत करने के पश्चात यहाँ तक पहुँचते हो, और आपको आरटीपीसीआर या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आउट कर दिया जाए। तो देखिए ये जो कैंडिडेट थे हरियाणा से और महाराष्ट्र में गए थे, तो कहीं ना कहीं एक लंबी जर्नी तय कर कर गए थे, और वहाँ से केवल आपको डॉक्यूमेंट्स में बाहर निकाल दिया जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं एक डिमोटिव वाली स्थिति होती है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से। तो मैंने इनसे बोला था कि जो आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट मांगी है, जो इंडियन एयरफोर्स इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वह 4 दिन के अंदर की होनी चाहिए। और इनका जो डेट था आई थिंक 25 को उन्होंने अपना सैंपल दिया था, जबकि इनका जो 30 का रिपोर्टिंग था, और इनकी आराम से वहाँ चल गई थी। आई थिंक यदि 24 की जो होती तो शायद वो नहीं चल पाती। तो इन्होंने अपना रिव्यू भी शेयर किया, आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब मैंने इनसे पूछा कि आज मैंने इनसे सुबह कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, आप यहाँ से देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग में 3:15 बजे। तो इनका जो फिजिकल था आप यहाँ से देख सकते हैं, जो सेकंड फेज़ था, सेकंड फेज़ का मतलब फिजिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, क्योंकि आपका जो इनिशियल मेडिकल है वह पोस्टपोन हो चुका है। आपका जो इनिशियल मेडिकल है अब आगे आने वाले समय में होगा, हो सकता है वहीं आपका चिल्का पर कराया जाए। तो उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड फेज़ चल रहा है उस पर सब पॉइंट पर बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ किस तरीके से किया जा रहा है, आपका पुशअप किस तरीके से किया जा रहा है, आपका रनिंग में किस तरीके से टाइम दिया जा रहा है, और पुशअप में आपका कहीं ना कहीं होल्ड कराते हैं या फिर नहीं कराते हैं, ये सभी पॉइंट पर बात करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले इनका जो सेकंड फेज़ है, सेकंड स्टेज है, वह क्लियर हो चुका है। तो अभी तो इनके नंबर नहीं बताएंगे, इनके कुल मिलाकर कितने नंबर हैं आपको पता होगा। तो सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपना सेकंड स्टेज पार कर लिया है। और आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, मैंने इनसे एक एक पॉइंट पर बात की थी। आपकी एंट्री कितने बजे हुई थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। सर एंट्री करने के बाद सबसे पहले कोरोना रिपोर्ट 96 आवर्स से पहले की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले वह आपकी आरटीपीसीआर ही रिपोर्ट चेक करने वाले हैं। तो आप
आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपको वहाँ से तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। उसके पश्चात आपका आधार कार्ड होना चाहिए वहीं आपका, फिर फॉर्म प्रिंट आउट की कलर्ड फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। जो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जब आपका फॉर्म निकल कर आया था, तो कहीं न कहीं उसकी एक कलर प्रिंट आउट फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए। अभी क्या है कि कल और इंडियन कोस्ट गार्ड का सेकंड फ़ेज़ बचा हुआ है, जिन कैंडिडेट का कल और है, तो क्या है कि यदि उनके पास कलर नहीं है तो वो कलर निकलवा कर ले जाएँ। यदि आप कलर नहीं ले जाएँगे और आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जाएँगे तो देखिए कहीं न कहीं आपको वहाँ दोबारा से परेशान होना पड़ेगा। तो क्या है कि आप अपना कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा कर ले जाएँ। जैसा कि उन्होंने देखिए इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया था आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ लेकर जाना है और सब कुछ इन्होंने अपना शेयर किया है, अपना अनुभव बताया। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि अनुभव से आप कुछ ना कुछ अनुभव अपना ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में जब अपना सेकंड स्टेज के लिए रिपोर्टिंग करो तो आगे प्रॉब्लम ना हो। चाहे आप अपना अभी फर्स्ट स्टेज की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप अपना क्या है कि आने वाले समय में सेकंड स्टेज देने वाले हों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं फिर आधार कार्ड, फिर अंदर क्या है कि आपको अंदर ले जाते हैं जब आपका इस तरीके से आधार कार्ड देखेंगे, आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट देखेंगे, यदि आपका यह सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको अंदर ले जाएँगे। अंदर ले जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन किया जाएगा। 2 कलर फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका 2 कलर कॉपी होनी चाहिए स्टेज 2 एडमिट कार्ड की। तो स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड है उसकी आपके पास 2 कलर प्रिंट आउट फ़ोटो होनी चाहिए, फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आपका जो सेकंड स्टेज का जो एडमिट कार्ड निकल कर आया है उसकी 2 कॉपी, वहीं जो फर्स्ट स्टेज का जो एडमिट कार्ड था उसकी भी आपके पास एक कलर प्रिंट आउट होनी चाहिए थी। जैसा कि जब आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें साफ-साफ बता दिया गया था कि जब आप अपना फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लोगे तो सेकंड स्टेज के दौरान आपको फर्स्ट स्टेज का जो एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तरह की वसील लगाते हैं, इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में भी किया जाता है। फिर आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक किया गया था, उसके उसमें आपका किसी कैंडिडेट का मैच नहीं होता तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यदि किसी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक नहीं होता है, अर्थात बायोमेट्रिक का सीधा-सीधा यही मतलब है आपका डॉक्यूमेंट्स और आपका जो बायोमेट्रिक के दौरान आपका जो भी कोई डिटेल्स निकल कर आता है, वह मिसमैच होता है तो वह तुरंत आपको बाहर निकाल देंगे। तो जब भी कोई किसी कैंडिडेट ने यदि किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गलती की होगी तो डेफ़िनेटली वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और जिस कैंडिडेट ने यदि कोई गलती नहीं की है तो उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ना अफ़वाह बनाए कि डॉक्यूमेंट्स में बाहर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेट है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का वहाँ सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ बता दिया, फिर आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बाद आपको क्या है कि चेस्ट नंबर देंगे और चेस्ट नंबर देने के बाद अब फिर आप उसके बाद आपको फ़िज़िकल के लिए बुलाते हैं। उसके बाद आपका फ़िज़िकल में जैसा कि आपको पता है, वहीं आपका 1 मील मतलब आपका 1600 मीटर की दौड़ होती है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। इसके बाद आपका 8 पुशअप किया गया था, वहीं आपका 15 उठक-बैठक किया गया था। और इन्होंने साथ-साथ में ये भी बताया था यदि कोई कैंडिडेट 5 मिनट में 1600 मीटर क्लियर कर गया था, तो उसको तुरंत वहीं पर खड़ा कर दिया गया था। अर्थात जब तक जो पिछला वाला बैच था उसकी रेस कंप्लीट नहीं हो गई थी। तो इस तरीके का उन्होंने प्रोसेस बताया था। रनिंग के बाद 1 मिनट का भी गैप नहीं मिलता है पुशअप के लिए। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि देखिए इससे 1 से 2 महीने पहले ही मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था। आपका जो सेकंड स्टेज है किस तरीके से किया जाएगा और आपका जब रनिंग होगा, रनिंग के तुरंत बाद आपका पुशअप, सिटअप सब कुछ करा लिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी वहाँ रेस्ट नहीं दिया जाएगा। एक कॉलम था, वो कॉलम में साफ-साफ इंडियन कोस्ट गार्ड का जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ-साफ मेंशन कर दिया गया था। फिजिकल होने के बाद फिर आपको वहीं पर बिठा के रखेंगे और आपका क्या है कि फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। जब आपका फिजिकल हो जाता है तो उसके बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, जो भी कुछ बचा रहेगा और वहाँ भी यदि कोई गलती मिलती है तो वहाँ से भी आपको आउट कर देंगे। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, जैसे नाम चेंज, डेट ऑफ बर्थ चेंज है, फादर नेम चेंज है, तो उसको भी आउट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर आती है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि उनके आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे आपका 12th एंड 10th की मार्कशीट हो, चाहे फादर नेम हो, तो उसमें जो नाम होते हैं अलग-अलग होते हैं, तो उनको भी बाहर कर देंगे। तो देखिए अब तो क्या है कि प्रोसेस अब लगभग इंडियन कोस्ट गार्ड का सेकंड स्टेज का कंप्लीट हो चुका है और जो भी आगे आने वाले समय में क्या है कि सेकंड स्टेज देंगे या फिर फर्स्ट स्टेज देंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट मात खाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको वहीं लेके जाने हैं जो आपने अपलोड किए थे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वही लेकर जाने हैं जो आपने अपलोड किए थे।
तो जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें भी बता दिया गया था, और साथ साथ में मैंने भी आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए आपको फोटो कॉपी नहीं लेकर जानी इनकी, चाहे आपका आधार कार्ड हो, 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट हो, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं आपका OBC SC सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बस। फिर आपको रिजल्ट सुना देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, आफ्टर दैट आपका मेडिकल होना नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने इनसे पूछा आपकी जो एंट्री थी कितने बजे हुई थी, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने वहाँ प्रेजेंट किया था, और कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, तो सब कुछ इन्होंने बताया था। इनकी जो एंट्री हुई थी 30 जून को इनकी एंट्री हुई थी, और 12:30 बजे अर्थात दोपहर में इनकी एंट्री हुई थी। कुल मिलाकर 3 शिफ्टें चल रही हैं, इन्होंने साफ साफ बता दिया है। और यह रात को 12 PM पर बाहर नाइट में आई थी, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। यह दोपहर में 12:30 इनकी एंट्री हुई थी लगभग, और रात के 12 बजे वहाँ से फ्री कर दिए गए थे। मेरा सेंटर दहानू महाराष्ट्र में था, तो जिस भी कैंडिडेट का दहानू महाराष्ट्र में है तो वो भी उसके लिए भी सीख है। और आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, चाहे आपका नोएडा हो, वाराणसी हो और गुवाहाटी हो, अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सेंटर हो तो सेम यही प्रोसेस होने वाला है आपके साथ। एक दिन में 50 कैंडिडेट बुलाते हैं, एक शिफ्ट में 50 कैंडिडेट, तो कुल मिलाकर एक दिन में 150 कैंडिडेट और एक शिफ्ट में 50 कैंडिडेट वो बुला रहे हैं। आप समझ सकते हो 3 शिफ्टें चल रही हैं, प्रत्येक शिफ्ट में 50-50 कैंडिडेट को कॉलअप किया जाता है। तो सर मेरी 3 शिफ्ट थी, उसमें 50 कैंडिडेट ने 36 से प्रेजेंट थे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुल मिलाकर इनकी जो शिफ्ट थी उसमें 50 में से केवल 36 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे। इनकी जो शिफ्ट थी तीसरी शिफ्ट थी, अर्थात इनसे पहले 2 शिफ्ट ऑलरेडी वहाँ क्या था कि एंट्री कर चुकी थी, और जिससे कि 9 फिजिकल में आउट हुए। आप यहाँ से देख सकते हैं फिजिकल में भी 9 कैंडिडेट आउट हो गए थे, 36 में से 9 कैंडिडेट फिजिकल में आउट हो गए थे। तो ऐसा भी देखने को मिलता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा रेशियो आप यहाँ से जब लगाएंगे तो करीब करीब आपका 25% आपका कहीं ना कहीं केवल और केवल इसी में आउट हो गए थे आपका फिजिकल में, और 2 कैंडिडेट लास्ट में डॉक्यूमेंट्स में आउट हुए। तो कुल मिलाकर 2 ऐसे कैंडिडेट भी रहे थे जो डॉक्यूमेंट्स में आउट हो गए थे, उनका रीज़न यही रहा होगा, या तो उनकी मिसमैच होगा, या फिर उन्होंने क्या था कि डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, तभी उनको बाहर कर दिया गया होगा। हमारे बैच में तो आप यहाँ से देख सकते हैं केवल 25 कैंडिडेट ने ही क्वालिफाई किया था, अर्थात अब जो कैंडिडेट करेंगे इंतजार, और 25 कैंडिडेट इंतजार करने वाले हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वही 50% रेशियो निकल कर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो पोस्टें थी आई थिंक 358 पोस्ट थी, तो उसके लिए कुल मिलाकर इन्होंने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए होंगे, क्योंकि अभी मेडिकल भी होना है तो उसमें भी बाहर होंगे, तो उसका भी 20 से 30% कहीं ना कहीं कैंडिडेट आउट होने वाले हैं वहाँ से भी। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कम से कम 1400 से 1500 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए होंगे सेकेंड स्टेज के लिए, और इतने ही आपके कैंडिडेट हैं बिल्कुल डेफिनेटली। तो आप मैंने इनसे पूछा RT-PCR की रिपोर्ट किस डेट से देख रहे हैं, आपका यहाँ से देख सकते हैं रिपोर्टिंग आपका जो सैंपल दिया था उस डेट से, या आपकी जो रिपोर्ट आ रही है उस डेट से। तो उन्होंने बोला सैंपल डेट से ही देख रहे हैं जिस दिन आपने सैंपल दिया है। और आपकी एंट्री 2 को है, अर्थात इन्होंने कहा है कि 2 जुलाई, अर्थात आज आपकी रिपोर्टिंग है, और वो भी 1 बजे। तो आपकी जो RT-PCR की रिपोर्ट है 28 डेट की सैंपल होनी चाहिए, 28 तारीख की आपकी चल जाएगी, उससे पहले की नहीं चलने वाली है। उसके बाद की चल जाएगी, 29 की हो, 30 की हो, 1 की हो, वो भी चलने वाली है, लेकिन 26 या फिर 27 की नहीं चलेगी। तो इन्होंने सब कुछ शेयर कर दिया है, तो आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा। और जो भी कोई कैंडिडेट अपना क्या है कि रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। थैंक्स, जय हिंद।